गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग के जो बचे हुए अप्रोचेस थे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोग बीएस ब्लूम का अप्रोच और मेगर अप्रोच को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मिलर अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मिलर अप्रोच यानी कि मिलर उपागम क्या होता है? उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की मिलर की विधि मेगर की विधि की तुलना में कुछ कठिन है। यानी कि कह सकते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है मिलर का कुछ थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है। किसके कंपैरिजन में? मेगर के कंपैरिजन में। इसका कारण यह है कि इनका विकास एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के दौरान हुआ और सामान्य स्कूल के लिए उपयोग नहीं हुआ। ओके, मीन्स इसको जब डेवलप किया गया तो वो एयरफोर्स ट्रेनिंग की जो रिसर्च हो रही थी उसके दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ और ये सामान्य स्कूल जो हमारे सामान्य तरीके से जो कॉलेजेस चलते हैं उसके लिए इसको उपयोग नहीं किया गया। मिलर के अनुसार किसी भी उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। मिलर ने अपने कॉन्सेप्ट में अपने अप्रोच में यह बताया कि किसी भी उद्देश्य को अगर हमें व्यवहारिक रूप में लिखना है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म में लिखना है तो उसके लिए 3 तत्वों का होना अनिवार्य है। सबसे पहला आता है संकेत, यानी कि इंडिकेशन या अनुमान, जो कि अनुक्रिया को उत्पन्न करता है। मनोविज्ञान में इसी को उत्प्रेरक स्टिमुलस या उत्प्रेरक परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। ओके, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड आता है एक्टिवेशन या अनुक्रिया रिस्पांस, जो कि दिया जाता है। भाई जब उसको स्टिमुलस किसी को स्टिमुलस मिलेगा तो वो उसके प्रति क्या करेगा? रिस्पांस करेगा। तो एक्टिवेशन या अनुक्रिया जो कि देना है। थर्ड है फीडबैक, यानी कि पृष्ठपोषण या इस बात का संकेत कि दी गई अनुक्रिया कहाँ तक उचित है। ओके, तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्देश्य को अगर व्यवहारिक रूप में लिखना है तो ये 3 कॉन्सेप्ट होने उसमें ज़रूरी चाहिए। पहला तो संकेत या इंडिकेशन होना चाहिए, इसी को मनोविज्ञान में हम लोगों ने स्टिमुलस यानी कि उत्प्रेरक का नाम दिया। और फिर सेकंड जो है वो आता है एक्टिवेशन यानी कि अनुक्रिया रिस्पॉन्स। थर्ड आता है उसका फीडबैक यानी कि पृष्ठपोषण। मिलर ने मेगर की तरह क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची प्रस्तुत की। जिस प्रकार मेगर ने अपने कॉग्निटिव और अफेक्टिव के लिए एक एक्शन वर्ब्स को दिया था, उसी तरीके से मिलर ने भी जो साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक उद्देश्य को लिखने के संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की एक सूची प्रस्तुत की, जिसमें मनोशारीरिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए हम इन कार्यपरक क्रियाओं की सहायता प्राप्त की जा सकती है। ओके, कहने का तात्पर्य जो हम लोग साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को लिखेंगे तो उनको जब बिहेवियरल टर्म में लिखेंगे तो हम क्या करते हैं? इन एक्शन वर्ब्स को यूज़ करते हैं या इनकी हेल्प लेकर हम ऑब्जेक्टिव्स को राइट करते हैं। हमने पहले बताया था बीएस ब्लूम में भी। अब आता है मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष के हैरो द्वारा। किसके द्वारा? ये जरूर ध्यान रखिएगा, मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष के हैरो द्वारा प्रस्तुत उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने हेतु संबंधित कार्यपरक क्रियाओं की सूची निम्न प्रकार है। हम लोग देखते हैं सूची कौन सी है। टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट है। मनोशारीरिक पक्ष से संबंधित कार्यपरक क्रियाएं जो एक तरफ हम लोग लिखेंगे हैरो का वर्गीकरण, हैरो पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द हैरोज क्लासिफिकेशन। तो मिलर ने क्या किया कि जो हैरो का वर्गीकरण था उससे संबंधित उसको अपना आधार बनाया और उससे रिलेटेड एक्शन वर्ब्स को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, जिसमें जो एक्शन वर्ब आएंगी हमारी, सबसे पहला आता है काटना, कड़ा करना यानी कि हार्ड करना, झटका देना, लंबा करना, ढीला करना, छोटा करना, शिथिल करना, टू रिलैक्स, रोकना, सीधा करना, फैलना। यानी कि ये जो हमारी एक्शन वर्ब्स हैं ये सब किस में आती हैं? इस फर्स्ट वाली सहज क्रियात्मक अंग संचालन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो सेकंड है आधारभूत अंग संचालन, उसमें कौन कौन सी हमारी एक्शन वर्ब यूज होती हैं? देखिए, आधारभूत अंग संचालन में इसके अंतर्गत निम्न कार्य सूचक क्रियापद सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहला आता है आ पढ़ना,
मतलब किसी भी जब वो उस कंटेंट को पढ़ रहा होगा तो उसमें क्या होगा, वो उससे रिलेटेड उसमें उसको आ जाएगा पढ़ने के लिए कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ रखी है। सेकंड आता है पकड़ना, टू कैच, यानी कि अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसको सही तरीके से गेन करना। रेंगना, पीना, पकड़ना, कूदना, घुटने के बल चलना, चलाना, पहुंचना, दौड़ना, चलना आदि। साइकोमोटर है तो ये उसके साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड जो उसकी एक्शन वर्ब्स थी वो उन्होंने मिलर ने आधारभूत अंग संचालन के अंतर्गत यानी बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स के अंतर्गत स्टूडेंट्स के अंदर ये एक्शन वर्ब्स होंगी। थर्ड आता है शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं मीन्स बायोलॉजिकल एबिलिटीज़। नाउ बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ में जो भी हमारी एक्शन वर्ब होंगी यानी कि कार्य सूचक क्रियाएं होंगी, उसमें सबसे पहला शुरू करना यानी कि टू बिगिन, सेकंड सहन करना टू बियर, थर्ड झुकाना यानी कि टू बेंड, फोर्थ व्यवहार करना टू कंडक्ट, फिफ्थ बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना, नेक्स्ट सुधारना टू रिफॉर्म, सेवन चालू करना टू स्टार्ट, एट्थ रोकना टू स्टॉप, नाइन टुकड़े टुकड़े करना टू स्मैश एंड सहारा देना या टेक लगाना टू लीन। तो ये जो हमारी 10 है ये किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी शारीरिक योग्यताएं यानी कि बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ के अंतर्गत ही हमारी एक्शन वर्ब आती हैं। फोर्थ आता है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। प्रत्यक्षीकरण योग्यता में जो हमारी एक्शन वर्ब्स आएंगी वो है संतुलन करना यानी कि टू बैलेंस, नेक्स्ट झुकाना टू बेंड, पकड़ना टू कैच, खोजना टू डिस्कवर, खाना टू ईट, अन्वेषण करना टू एक्सप्लोर, खिलाना टू फीड, छू कर, देख कर, सूंघ कर। अब देखिए ये सब क्या है, प्रत्यक्ष यानी कि प्रेजेंट टाइम सब उसके सामने जो हो रही हैं। ओके, छू कर देखना, वो किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, उसको छू कर देखेगा, अपनी आंखों से देख सकेगा, सूंघ कर महसूस कर सकेगा, सुनकर पहचान सकेगा। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना। स्मृति चित्रण यानी कि टू ट्रेस मेमोरी, कोई आपके साथ अगर आप कहीं से होकर आए हो तो उससे अगर आपको कुछ मेमोरीज में बताने को कहा जाए या उससे रिलेटेड कोई पेंटिंग बनाने को कहा जाए तो ये हो सकता है कि हाँ आप अपनी मेमोरी के बेस पे उसका चित्रण कर सकते हो। लिखना, आपको लिखने को कहा जाए तो आप उससे रिलेटेड लिख भी सकते हो प्रत्यक्ष रूप से देख कर उसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है कौशल युक्त अंग संचालन यानी कि स्किल्ड मूवमेंट। कौशल युक्त अंग संचालन यानी कि स्किल्ड मूवमेंट, इसके अंतर्गत निम्न कार्यसूचक क्रियापद सम्मिलित होते हैं। पहला आता है नृत्य करना यानी कि टू डांस, खोदना टू डिग, गोता लगाना, चलाना, बुनाई करना, संगीत के वाद्य यंत्रों को बजाना, नाव खेना, स्केटिंग करना, निशाना लगाना, तैरना, टाइप करना। तो ये सब जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं ये किसके अंतर्गत आती है, स्किल्ड मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं। स्टूडेंट में जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो इन सब चीज़ों को कर सकेगा। अगर वो डांस को सीख रहा है तो वो नृत्य कर पाएगा, संगीत को बजाना सीख रहा है तो उससे रिलेटेड वाद्य यंत्रों को बजा पाएगा, स्विमिंग सीख रहा है तो गोते लगा पाएगा, ठीक है, स्विम कर पाएगा, और नाव चलाना सीख रहा है तो नाव से, मतलब ये सब क्या है, स्किल डेवलप मूवमेंट्स हैं। और जिस चीज़ की वो स्किल को डेवलप करेगा वो इन सब चीज़ों में से उस स्किल को रिप्रेजेंट कर पाएगा, उसके अंदर ये चीज़ डेवलप हो पाएगी। इससे रिलेटेड वो एक्शन वर्ब्स यानी कि ये सब क्रियाएं वो कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण यानी कि नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, जिसमें हमारी कार्यसूचक जो क्रियाएं हैं उसमें पहला आता है नकल उतारना टू मिमिक्री, मिमिक्री करना, नकल उतारना, भाव भंगिमा बनाना टू पोज, बैठना टू सिट, एंड चित्रांकन करना यानी कि टू स्केच, मुस्कुराना, खड़ा होना और चिढ़ाना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, सांकेतिक संप्रेषण। ठीक है, यानी कि संकेत के रूप में कम्युनिकेशन करना। कोई अगर बच्चा नकल उतार रहा है तो उसमें क्या है, वो उसको जज करके देन उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें जैसे चित्रांकन करना, तो चित्र बनाना उसका, मुस्कुराना, उस तरीके से कोई पर्सन हंसता है उस तरीके से वो भी हंस सकता है, तो उसको वो जब किस तरीके से कर पाएगा, जब वो उसमें अपने को उस पर वर्क करेगा, तो वो किसमें, वो जो वर्क होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, सांकेतिक संप्रेषण। ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं किसके अंतर्गत आएंगी, सांकेतिक संप्रेषण। ओके, तो ये जितने भी थे हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइड था। हमारा जो हैरो का वर्गीकरण था उसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड था, उसमें 6 पॉइंट्स दिए थे कि सबसे पहला था सहज क्रियात्मक अंग संचालन,
दूसरा आधारभूत अंग संचालन, तीसरा शारीरिक योग्यताएं, चौथा था हमारा प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशलयुक्त अंग संचालन एंड सांकेतिक संप्रेषण। तो इन जो 6 पार्ट में हैलो ने अपना वर्गीकरण किया था, उस पे उन 6 पॉइंट्स पे प्रत्येक पॉइंट के लिए उन्होंने मिलर ने क्या की थी, एक्शन वर्ब्स को बताया कि अगर ये इन पॉइंट्स को का ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग देखें, इनका उद्देश्य इसके वर्गीकरण पर, तो उसमें ये क्रियाएं डेवलप होंगी, वो इन एक्शन वर्ब्स को कर पाएगा। ठीक है। नाउ द लास्ट जो हमारा अप्रोच है वो है RCEM अप्रोच। RCEM अप्रोच। अब RCEM उपागम क्या कहता है, देखिए इससे पहले जो हमने मिलर और मेगर की जो उपागम अप्रोचेस को पढ़ा, उनकी जो विधियाँ थी, जो अनुदेशात्मक उद्देश्य थे, एक व्यवहारात्मक उद्देश्य थे। व्यवहारात्मक उद्देश्य के लिए तो वो उनको यूज़ किया गया। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रही, ये बताया गया। तो उसके कुछ कारण थे। कारण क्या थे, एक पक्ष का होना, ठीक है, एक पक्षी यानी कि वन साइडेड। ये जो उपागम थे क्या कैसे थे, वन साइडेड उपागम थे। मेगर का उपागम सिर्फ ज्ञानात्मक और भावात्मक के उद्देश्यों से संबंधित है, ये हम लोग जानते हैं। और मिलर का जो था, अभी हम लोगों ने देखा कि मनोशारीरिक उद्देश्य, भाई जैसे BS ब्लूम ने क्या किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पर बताया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। लेकिन जो मेगर का उपागम था, उन्होंने क्या कहा कि ज्ञानात्मक और भावात्मक दो, कॉग्निटिव और अफेक्टिव के उद्देश्यों को बताया, ठीक है। और मिलर ने साइकोमोटर से बताया। तो वन साइडेड हो गया, उसमें सभी चीज़ों को कंक्लूड नहीं किया गया। दोनों उपागम में कोई भी एक विधि मानव व्यवहार के समस्त पक्षों को मेजर नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये विधियाँ पूर्ण रूप से सफल नहीं मानी गई। सेकंड आता है पुनरावृत्ति। इन दोनों उपागमों ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए व्यवहार से संबंधित क्रियापदों को, जिसमें बहुत ही क्रिया मतलब जो एक्शन वर्ब्स हमारी लिखी गई थी, उनकी जो स्टेप्स में काफ़ी पुनरावृत्ति हुई, यानी कि रिपीटेशन हुआ उनका। जैसे फर्स्ट में भी उन्होंने उसको ज्ञानात्मक में टू राइट कॉन्सेप्ट को लिखा, और फिर मूल्यांकन में भी उसको लिखने को जो उसकी एक्शन वर्ब थी उसको भी कंक्लूड किया। तो मीन्स एक ही एक्शन वर्ब को 2-3 जगह पर उन्होंने पुटअप किया, उसके कारण भी उसको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। थर्ड आता है महत्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं या मानसिक योग्यताओं की पूर्णतः उपेक्षा की है। इन कमियों के कारण दोनों उपागमों को कड़ी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, यानी कि उनकी आलोचना भी की गई, ओके। और समय समय पर उसमें उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर अनुसंधान कार्य किए गए कि मिलर जो अप्रोच था और मेगर अप्रोच था, उसमें काफ़ी रिसर्चेस भी हुई और उनको कुछ सुधारा भी गया। उसी के साथ एक नई विधि का विकास हुआ जिसे हम RCEM अप्रोच कहते हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर अप्रोच का नाम दिया गया। फुल फॉर्म फिर से बोल देते हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर अप्रोच का नाम दिया गया, क्योंकि इसे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में विकसित किया गया, ओके। इसलिए इसका नाम इस तरीके से रखा गया, मैसूर। और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के शिक्षकों ने मेगर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य वर्गीकृति को विश्लेषित करने के पश्चात निम्न सुझावों के आधार पर परिवर्तन किए। पहला, प्रथम मानवीय व्यवहार की अपेक्षा मानसिक क्रियाओं एवं मानसिक योग्यताओं के माध्यम से अधिक अच्छी प्रकार से समझे जा सकते हैं। दूसरा, द्वितीय मुख्य केंद्र प्रोडक्ट ना हो, इसके स्थान पर यह प्रक्रिया प्रोसेस में होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि ये प्रक्रिया जो है RCEM अप्रोच, ये एक प्रोसेस की तरीके से है जो कि चलता रहता है, चक्रीय। उन्होंने उसको चक्रीय फॉर्म में बताया, साइक्लिक फॉर्म में बताया, ठीक है। RCEM अप्रोच, RCEM उपागम ने अनुदेशात्मक उद्देश्यों के व्यवहार परक शब्दावली में लिखने के लिए कार्यपरक क्रियापदों का प्रयोग ना कर मानसिक रूप से जो योग्यताएं, प्रक्रिया या मानसिक योग्यताओं का प्रयोग किया है। इस उपागम ने यह महसूस किया कि ब्लूम के द्वारा जो प्रतिपादित ज्ञानात्मक पक्षीय शिक्षण उद्देश्य थे, उसमें थोड़ा परिवर्तन वांछित है, उनमें थोड़ा परिवर्तन भी किया गया, ठीक है।
उसके द्वारा दिए गए जो 6 शिक्षण उद्देश्य थे ब्लूम्स के द्वारा, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन, हम लोग जानते हैं ये, ठीक है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसके अवबोध, प्रयोग और रचनात्मक शक्ति पर्याप्त है। इन 4 शिक्षण उद्देश्यों को वह पुनः 17 मानसिक योग्यताओं में विश्लेषित किया जाना चाहिए। इस विधि में थोड़े से उन्होंने परिवर्तन किए और ब्लूम द्वारा किए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण को अपनाया और उसे RCEM टैक्सोनॉमी का नाम दिया। इसमें निम्नवत परिवर्तन किए गए। देखिए अब परिवर्तन कौन कौन से किए गए हैं। सर्वप्रथम ब्लूम द्वारा दिए गए ज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्गों के स्थान पर उन्होंने 6 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। 6 वर्गों के स्थान पर 3 वर्ग विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को समन्वित करके सृजनात्मकता का नाम दिया। यानी कि RCEM अप्रोच ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो 6 पार्ट्स थे उन्होंने 3 को तो सेम रखा, ज्ञानात्मक, भावात्मक यानी कि समझ, अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन, ये तो 3 सेम थे, और जो लास्ट के 3 थे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, उनको 3 को एक में मर्ज करके क्रियात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का नाम दिया। सेकंड था ब्लूम द्वारा किए गए बोध वर्ग को समझ के नाम दे दिया गया। अब उन्होंने एक और चेंजेस किया, जो बोध था, ज्ञान और अवबोध, उसको समझ का नाम दिया। अब हम लोग देखते हैं RCEM उपागम के जो उद्देश्य और मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या है। इसमें सबसे पहले आता है ज्ञान। ज्ञान से संबंधित उन्होंने 2 बताए। उन्होंने कहा स्टूडेंट क्या कर पाएगा, पहचान कर पाएगा यानी कि टू रिकॉग्नाइज, एंड सेकंड इज टू रिकॉल यानी कि प्रत्यास्मरण कर पाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा अगर उसको उसका नॉलेज हो गया है तो स्टूडेंट्स क्या कर पाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण लें तो स्टूडेंट क्या कर पाएगा, कौन सी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जैसे पहचान कर पाएगा उसकी, टू रिकॉग्नाइज द नेचुरल नंबर्स एंड टू रिकॉल द नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकेंड है समझ, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत उन्होंने 7 एक्शन वर्ब्स को बताया, पहले में 2, फिर सेकेंड समझ के अंतर्गत उन्होंने 7 एक्शन वर्ब बताए। पहला संबंध देखना, टू सी रिलेशनशिप, दूसरा उदाहरण देना, टू साइट एग्जाम्पल, थर्ड इज भेद करना यानी कि टू डिस्क्रिमिनेट, फोर्थ वर्गीकरण करना, टू क्लासीफाई, फिफ्थ अर्थापन करना यानी कि टू इंटरप्रेट, एंड सिक्स द पुष्टि करना, टू वेरीफाई, सेवेंथ सामान्यकरण करना यानी कि टू जनरलाइज। यानी कि ये 7 हमारी एक्शन वर्ब थी। इन 7 एक्शन वर्ब को उन्होंने अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत रखा। नाउ थर्ड इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी उन्होंने 7 एक्शन वर्ब बताए। फर्स्ट कारण बताना, टू रीजन आउट, सेकंड परिकल्पना का निर्माण करना, टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, एंड थर्ड इज परिकल्पना स्थापित करना यानी कि टू इस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, एंड फोर्थ निष्कर्ष निकालना, फिफ्थ पूर्व कथन करना, एंड सिक्स पुष्टि करना यानी कि टू वेरीफाई, एंड सेवेंथ सामान्यकरण यानी कि टू जनरलाइज। तो ये 7 हमारी जो एक्शन वर्ब्स हैं वो किसके अंतर्गत रखी गई, प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के अंतर्गत। और जो नेक्स्ट आता है हमारा सृजनात्मकता इन द लास्ट, तो जो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन था ब्लूम्स का, वो इस सृजनात्मकता में इसको कंक्लूड कर दिया गया। एक सृजनात्मक यानी कि उन्होंने क्रिएटिविटी पार्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया। तो RCEM ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 पार्ट्स में। अब देख लेते हैं सृजनात्मकता के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या रखा। सृजनात्मकता के अंतर्गत उन्होंने जो मेंटल एबिलिटीज़ थी वो बताई, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना, यानी कि जो 3 थी वो सृजनात्मकता के अंतर्गत रखी गई। तो हम लोग ये देखते हैं कि RCEM ने टोटल 17 मेंटल एबिलिटीज़ बताई, जिसमें ज्ञान के अंतर्गत 2 बताई, समझ के अंतर्गत 7, प्रयोग के अंतर्गत 7 और फिर 3, यानी कि अगर इसको ऐड करेंगे तो 7, 7, 14 और 15, 16, 17। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। टोटल 17 एबिलिटीज़ उसके अंतर्गत बताई गई। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखने की आवश्यकता क्यों होती है। अब अगर बात करें नीड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियरल टर्म्स, तो जिसमें अगर हम लोग बात करें कि जो लर्निंग उद्देश्यों का निर्धारण यानी कि अधिगम उद्देश्यों का जो निर्धारण है शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत नहीं करता।
ठीक है। इसके लिए उसको व्यवहारिक रूप में बिहेवियरल टर्म में लिखना आवश्यक हो जाता है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए निम्न आवश्यकता या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे सबसे पहला, शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि इनको लिखने के लिए क्या होता है कि शिक्षण क्रियाएँ जो हमारे टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको सुनिश्चित और विशिष्ट बनाने में सहायता मिलती है। अध्यापक के लिए शिक्षण व्यू रचना यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजी जो होती है उसके चयन में, उसको सेलेक्ट करने में सहायक होती है। उद्देश्यों की सहायता से अधिगम अनुभवों की विशेषताओं का निर्धारण किया जा सकता है। उद्देश्यों की सहायता से क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि अधिगम अनुभवों की विशेषताएँ उनका निर्धारण किया जाता है। इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है। यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है। ओके, शिक्षण एवं अधिगम इसकी सहायता से क्या किए जाते हैं, संतुलित रहते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के चयन में ये सहायता प्रदान करता है। एंड व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परीक्षा में व्यवस्था करने में सहायक है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है, व्यवहार के सभी पक्षों से संबंधित, जो हमारे व्यवहार है उससे सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परीक्षा की व्यवस्था करने में ये सहायक होता है। तो ये होते हैं नीड की उद्देश्यों को हम लोग बिहेवियरल टर्म में क्यों लिखते हैं, ये सब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसका जो महत्व होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको लिखते हैं तो ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाती हैं। परीक्षण के लिए प्रश्नों को चयन में सहायता कर देता है, ठीक है। शिक्षण और अधिगम जो होते हैं वो अच्छी तरीके से बैलेंस रहते हैं। नाउ ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है उसके सिलेक्शन में हमको हेल्प प्राप्त होती है। एंड उद्देश्यों की सहायता से अधिगम अनुभवों की विशेषताओं को निर्धारित किया जा सकता है। मूल्यांकन और मापन में इसके द्वारा संभव हो जाता है। तो ये थे हमारे पॉइंट। अगर हम उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखते हैं तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमको सहायता मिलती है, इन सब चीज़ों में हमको बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको लिखना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो रॉबर्ट मिलर अप्रोच था एंड उसके बाद हम लोगों ने जो RCM अप्रोच देखा, मिलर अप्रोच और RCM अप्रोच जो कि इम्पॉर्टेंट है। RCM अप्रोच जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये पूछा गया है बाय नेम पेपर में, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि इसमें जो 4th वाला था पॉइंट उसको क्रिएटिविटी के साथ रिप्रेजेंट किया गया था। एंड उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखने की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।